नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उनसे जुड़े हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, आपके हम जीके का क्विक रिवीजन इस सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं। हमने प्राचीन भारत को पूरा कवर कर लिया है, मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया है। जल्द आपका आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। संविधान की भी हमने मैक्सिमम जो आपका मेन पोर्शन है उसको कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आज हम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नियुक्ति। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव होता है, जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, नियुक्त हो सकता है? तो कितनी ही बार। जैसा अमेरिका में है, वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, केवल 2 बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति। भारत में कोई लिमिट नहीं, आप कितनी बार भी प्रधानमंत्री बने, कितनी बार भी राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है, भारत में शक्तियों का मुख्य उभरता केंद्र क्या है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। हालांकि अब योजना आयोग को खत्म कर दिया है, इसकी जगह पर आपका नीति आयोग है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसी आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो देखिए ज्यादातर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसमें अगर हम सबसे नए एग्जाम्पल की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है इसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो भारत में कैसी यहां पर शासन प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें वास्तविक कार्य शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित होती है। हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो वास्तविक रूप से संप्रभुता किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री देती है जनता पार्टी। पहले मोरारजी देसाई बनते हैं, उसके बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद की नियुक्ति यह है आपका अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और उसकी सिफारिश पर उसकी मंत्री परिषद को नियुक्त करेगा, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आप भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो यह आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा?
तो अगर वो उच्च सदन के सदस्य हैं यानी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो जब अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट कराए जाएंगे तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये आता है सिर्फ लोकसभा में, और इसमें वोट कौन करेगा? सिर्फ लोकसभा का सदस्य, और प्रधानमंत्री है राज्यसभा का सदस्य, तो वो इसमें वोट नहीं करता। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है? तो भारत का प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जब जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय वो एक विधायक थे? तो ये हैं HD देवगौड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी लोकसभा का इन्होंने कभी सामना ही नहीं किया, अपना विश्वास मत साबित ही नहीं किया, ये थे चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये देना पड़ा था चौधरी चरण सिंह को, यानी प्रधानमंत्री बने, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती, बहुमत कर वहां पर फैसला होता, उससे पहले कांग्रेस के द्वारा समर्थन ले लिया गया और इनको फिर अपना इस्तीफा देना पड़ गया। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री भी हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई को लेकर एक और क्वेश्चन यहीं पर याद कर लीजिए, भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है, 10 बार बजट इन्होंने पेश किया था। इनको नाम भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र में बने थे मोरारजी देसाई। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों के वेतन दिए गए हैं। कई बार परीक्षाओं में वेतन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनको देखेंगे, फिर चलेंगे मंत्रिपरिषद की तरफ। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए महीना है। उपराष्ट्रपति का कितना है? तो उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा के सभापति के समकक्ष कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर। तो दोनों की तनख्वाह बराबर होती है 4-4 लाख रुपए। ठीक है। जो राज्यपाल होते हैं इनकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी तनख्वाह 2,80,000 रुपए है, और जो बाकी जजेस होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, दोनों की तनख्वाह बराबर होती है 2.5 लाख रुपए। ठीक है। हाई कोर्ट के अन्य जजेस को 2,25,000 रुपए यहां पर मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख रुपए, महान्यायवादी को भी 2.5 लाख रुपए, और जो कैग होते हैं, CAG होते हैं, उनको भी 2.5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है हर महीने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी जिनके वेतन आपसे हर बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हमने ऊपर देखा प्रधानमंत्री होता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो मंत्रिपरिषद का सदस्य संसद का सदस्य बनता है, यानी अगर आपको केंद्र में मंत्री बनना है तो आप सांसद होने चाहिए। अब चाहे आप लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो ये आपका है हाँ, वो बन सकता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो क्या इनमें से कोई मंत्री बन सकता है? बिल्कुल, इनमें से मंत्री बन सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? सही आंसर है 6 महीने तक। यानी अगर कोई व्यक्ति सांसद भी नहीं है, आप उसको भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास 6 महीने का समय है। 6 महीने में अगर वो संसद का सदस्य बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो ठीक है, वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो अपने पद पर नहीं रह सकता। ठीक है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं
तो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं आपके प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद में कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और उसके बाद आते हैं उप मंत्री। और ये इनका वरीयता क्रम भी है, सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। एक और चीज को याद करना, जब इन तीनों को मिलाया जाता है साथ में प्रधानमंत्री तो बनता है मंत्री परिषद, और जब केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाया जाता है तब बनता है मंत्रिमंडल। कई बार पूछ लेता है मंत्रिमंडल बड़ा होता है या मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद में सारे होते हैं, मंत्रिमंडल में केवल आपके कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, 2 तरीके से उत्तरदायित्व होता है मंत्री परिषद का, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो इनको शपथ कौन दिला रहा है? शपथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति। इनको पद से हटा कौन सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो ये अपने पद के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है, दूसरा, सामूहिक रूप से ये उत्तरदायित्व होते हैं लोकसभा के प्रति, यानी जो पूरी मंत्री परिषद है उसका अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक उसको लोकसभा में बहुमत रहेगा। जब लोकसभा में बहुमत नहीं होगा मंत्री परिषद खत्म हो जाएगी। तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं, तो किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। और सिर्फ लोकसभा, संसद मत करना, राज्यसभा मत करना, केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने के बाद। वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर समझाया था कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्य बनना होगा, अदरवाइज इस्तीफा देना होगा। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति की विवेचित करता है? तो ये बताता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि आप मंत्री परिषद बना सकते हैं और उसके सदस्यों को हटा भी सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो आर्टिकल 74 और 75 विचार करते हैं मंत्री परिषद के गठन के बारे में। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं मंत्री परिषद में वो लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का भी इसमें शामिल किया जाता है सदस्यों को, लेकिन ज्यादातर मंत्री कहां से बनते हैं? लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो देखिए, मंत्रिमंडल में केवल जो केंद्रीय मंत्रीगण यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल में। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? तो राज्य मंत्री क्या होता है? केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। ऊपर मैंने आपको मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद नहीं बताया, तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो राज्य मंत्री इसमें शामिल नहीं होता। स्वतंत्रता के बाद मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, इसे आपने ध्यान रखना है। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति, जैसा मैंने ऊपर आपको क्लियर किया। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको कोशिश करता हूं चीजों को आसान भाषा में समझाने का, ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्विक रिवीजन के साथ, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जैसा हम हर बार देख चुके हैं। तो उसके साथ साथ आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहां पर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना क्या वक्तव्य दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। अगर वो मंत्री राज्यसभा से आता है लेकिन लोकसभा में उससे अगर कोई सवाल पूछा जाता है उसके विभाग से संबंधित, तो वो लोकसभा में भी जवाब दे सकता है। ठीक है, राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल होता है प्रश्न उत्तर सत्र, इसको ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न उत्तर का एक सत्र होता है, 1 घंटा निश्चित कर दिया जाता है, जिसको हम शून्यकाल कहते हैं। आमतौर पर ये 12 से 1 बजे के बीच का होता है। ठीक है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होते हैं? तो वास्तविक अधिकार होते हैं मंत्री परिषद के पास।
जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, पर उसे 6 महीनों के भीतर सांसद बनना होगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो स्वतंत्र भारत में जब पहली मंत्री परिषद बनी उसमें केवल आपके 36 मंत्री थे प्रधानमंत्री सहित। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो इन 36 मंत्रियों में जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री परिषद था, एकमात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। इनका नाम भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। इस वीडियो के एंड पे हम जो कैबिनेट मिशन की सलाह पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उनके सदस्यों को देखेंगे। यहां पर हम स्वतंत्र भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनको देख रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, यानी भारत के पहले रक्षा मंत्री? तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री और वाइस प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार पटेल। संघीय मंत्री परिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो पहला कैबिनेट मंत्री जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। 1951 में जनसंघ की स्थापना ये करते हैं। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो देखिए, मंत्री परिषद रखती है विश्वास प्रस्ताव और इसके खिलाफ रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सही आंसर है संसद का विघटन। इसको भी ध्यान रखना है। भारत में प्रशासन पर कानूनी नियंत्रण का एक साधन नहीं है संसद का विघटन। ठीक है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्र मंत्री रह सकता है कितने समय तक? तो जो सदस्य नहीं है वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप पूछा है तो आप कहेंगे लोकसभा। व्यक्तिगत पूछता तो आप राष्ट्रपति का नाम यहां पर ले लेते। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो मंत्री परिषद देखिए कौन सा प्रस्ताव रख सकती है। स्थगन वाला मंत्री परिषद नहीं रखता, अविश्वास विपक्ष वाले रखते हैं, भत्सना किसकी की जाएगी? सरकार की। और मंत्री परिषद अपनी सरकार की तो नहीं करेगी, तो ये भी नहीं रखता। केवल एक ही बचता है आपका विश्वास प्रस्ताव। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो अगर आप मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो आपके पास कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? यानी अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलानी है तो कम से कम कितने सदस्य वहां पर होने चाहिए ताकि आप बैठक को लीगली मान सके? तो कम से कम आपके 1/10 सदस्य वहां पर होने चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें कहां हैं? उत्तर प्रदेश में। इसे आपने ध्यान रखना है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के पहले चुनाव 1952 में होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत में लोकसभा के पहले स्पीकर भी हैं और ये ऐसे पहले स्पीकर भी हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब यह है, जैसा मैंने आपको ऊपर भी कहा, कि जब तक इसको लोकसभा का समर्थन प्राप्त है यह अपने अस्तित्व में रहेगा। जब लोकसभा से आपका समर्थन चला जाएगा आपकी मंत्री परिषद भी खत्म हो जाएगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे महत्वपूर्ण, जो पहले मंत्री बने थे आजाद भारत के, उनको देखा। अब यहां पर एक और मंत्रिमंडल है अंतरिम मंत्रिमंडल,
जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 होगा यहाँ पर 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है और एक अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनाई जाती है। ठीक है, इस मंत्रिमंडल में कौन किस पद पे था ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष भी थे, यानी राष्ट्रमंडल से संबंधित जो बातें थी उसके भी अध्यक्ष थे। यानी जो सरकार के प्रमुख हैं वो कौन है? नेहरू। और विदेश मंत्री कौन है? नेहरू। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार पटेल गृह सूचना मंत्री थे, यानी गृह मंत्री ये थे और प्रसारण मंत्री भी ये थे। ठीक है, तो गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन थे? सरदार पटेल। अगले हैं बलदेव सिंह। बलदेव सिंह की बात करें तो ये भारत में जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें भी रक्षा मंत्री थे और स्वतंत्र भारत में भी ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है। जॉन मथाई, जॉन मथाई अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो अंतरिम मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। इनको याद करना, कई बार पूछ लेता है स्वतंत्र भारत का बताइए या अंतरिम मंत्रिमंडल का बताइए। सी एच भाभा ये क्या थे? ये कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये वाला बहुत बार आता है। आसफ अली ये रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था। इसके साथ आते हैं जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्रालय को संभालते थे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लियाकत अली खान, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, ये अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री था। ठीक है। इसके अलावा एक आते हैं आई चुंदरीगर, ये थे आपके वाणिज्य मंत्री, तो इनको भी आपने याद करना है। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनका नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल, ये अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। ठीक है, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री तो डॉक्टर अंबेडकर थे, लेकिन जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसमें कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, तो इनको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखा और मंत्री परिषद से जुड़े हुए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और कैबिनेट मिशन की सलाह पर जो मंत्रिमंडल बना था उनके पदाधिकारियों को भी हमने यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।